नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह डालते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिए निर्दलीय और छोटे दलों के साथ सरकार बनाने के संकेत। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। सम्मानजनक प्रस्ताव मिलने पर शिवसेना समर्थन देने को तैयार। हरियाणा में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार। कल पार्टी विधायक दल की बैठक में हो सकता है फैसला। हॉटलाइन से जुड़ेंगे भारत और चीन के सैन्य मुख्यालय। बातचीत के लिए सीमा पर बनेंगी नई चौकियां। रद्द कोल ब्लॉक की जमीन के अधिग्रहण के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार। कैबिनेट मंजूरी के बाद होगा लागू। धौलाकुआ गैंगरेप केस में पांचों दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2010 में पूर्वोत्तर की महिला के साथ हुआ था रेप। और अब पहली खबर। चुनाव नतीजे आने के बाद अब महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार गठन को लेकर कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौते पर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है और दोनों ही दलों ने अभी तक एक दूसरे से संपर्क नहीं साधा है। उधर एनसीपी के समर्थन प्रस्ताव पर बीजेपी खामोश है। लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला मंगलवार को होने वाली पार्टी विधायक दल की बैठक में लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में 122 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी के सामने दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि सरकार बनाने के लिए समर्थन कैसे जुटाया जाए और दूसरा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पार्टी में इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सुबह पार्टी के सीनियर नेता नितिन गडकरी के घर पहुंचे। नितिन गडकरी ने हालांकि मुख्यमंत्री की रेस से खुद को बाहर बताया है। मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं रेस में नहीं हूं। जो लोग महाराष्ट्र का हित चाह रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं, वो सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है और हम उन सब का सहयोग लेंगे। बीजेपी की तरफ से अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र में सरकार के लिए शिवसेना के साथ जाएं या फिर एनसीपी के समर्थन प्रस्ताव पर आगे बढ़ें। बहरहाल पार्टी ने राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता मंगलवार को मुंबई में विधायकों से मिलेंगे। इस बीच शिवसेना के विधायक दल की भी बैठक हुई। पार्टी ने उद्धव ठाकरे को अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। विधायक दल का नेता किसी को चुनना है, उस बारे में पूरे अधिकार सर्वाधिकार विधायक दल ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को दिया है। तो उसके बाद उस बारे में जो भी निर्णय लेना है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी लेंगे। उधर हरियाणा में बीजेपी को अपने बूते पूरा बहुमत मिला है और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के कई दावेदार वहां भी हैं। इस रेस में मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और राव इंद्रजीत सिंह के साथ कुछ और नाम भी हैं। मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के इलाके में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। जो एमएलए आज के दिन जीत करके और भारतीय जनता पार्टी को ये ताकत दे रहे हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के भी हैं। उनका जब मैं पहले एमपी रह चुका हूँ, वहाँ से मैं राजनीति करता आया हूँ, तो मेरे पास आकर के अगर ये उम्मीद करें कि भाई बीजेपी शायद हमको थोड़ा सा और मान सम्मान दे, तो मैं समझता हूँ कि हर एक क्षेत्र के लोग ये चाहेंगे ही और ये लोग कोई गलत काम उस तौर पर नहीं कह रहे हैं। हरियाणा में नेतृत्व के फैसले के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ में पार्टी विधायक दल की बैठक है, जिसके लिए वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा को केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों ही राज्यों में आए चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, जबकि एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। हरियाणा में बीजेपी 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी दोनों ही राज्यों में जीत चुकी है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर किस तरह की अड़चनें चल रही हैं, क्या बीजेपी की सोच है सरकार बनाने को लेकर और कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। जनता ने तो तोहफा दे दिया दिवाली का आप लोगों को, लेकिन आप लोग क्यों देर कर रहे हैं जनता को मुख्यमंत्री देने में? अभी दिवाली आई कहाँ है, पहली बात। और दूसरी बात, जब जनता ने तोहफा दिया है तो इसको हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जो वोट है ये सुशासन की राजनीति के लिए दिया गया वोट है और इस वोट से
हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो विकास की गति की और देश को लेके जा रहे हैं उसकी और ही ज़्यादा तेजी से वो देश सब तो बढ़ेगा। बात हो गई, ये सैद्धांतिक बातें हैं। नहीं, ये व्यवहारिक बात भी है। सीधी सीधी बात यह है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सरकार कब बनेगी। हरियाणा में तो तय है कि पूर्ण बहुमत मिला है, आप ही सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री का नाम आपको तय करना है। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा असमंजस है क्योंकि आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो आप क्या अभी, जैसा कि हमने दिखाया, शिवसेना कह रही है कि अगर आप सम्मानजनक प्रस्ताव दें तो वो आपके साथ आने के लिए तैयार है। एनसीपी आपको पहले ही खुला समर्थन दे चुकी है। दूसरा, जो छोटे दल हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उससे भी संभवतः आप लोग की बातचीत चल रही है। लेकिन आप लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो हमारे पर्यवेक्षक वहाँ पे जा रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ पे जा रहे हैं और विधायकों से पूरी परामर्श की प्रक्रिया को अपना करके विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। महाराष्ट्र में जो वोट मिला है वो वोट कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए मिला है, कांग्रेस मुक्त भारत के लिए मिला है। तो हमारा दायित्व है कि हम वहाँ पर, चूँकि बड़े दल के रूप में आए हैं, पार्टी के को बहुमत मिलने के बहुत नज़दीक मिला है, तो हम सरकार का निर्माण करें। और ऐसे में महाराष्ट्र के विकास के लिए जो भी दल और जो भी लोग सहयोग करना चाहेंगे, सबका सहयोग लेके महाराष्ट्र के विकास के लिए सरकार तो एनसीपी बनाएंगे। अगर सहयोग करेगी तो आप लोग लेंगे उसका सहयोग? नहीं, अगर कोई आकर के बिना शर्त कहे कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं तो क्या आप मना कर देंगे? नहीं, लेकिन वो उस कुशासन में, उस कांग्रेस के कुशासन कोई में वो साझेदार नहीं सहभागी है। रही देखिए, है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि हमारे कोई पार्टनर नहीं है, साझेदार नहीं है। उन्होंने समर्थन देने की कही है, ये उनकी बात है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये आप हमारी बात समर्थन है। लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर कोई बिना शर्त दे रहा है तो हम तो कुछ भी नहीं कह तो सकते। स्वागत तो कर सकते हैं उसका। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया, उसके आने के बाद और किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं कि आप चाहते क्या है। जब हमारे तो अगर आप लोग, पार्टी छोड़िए के- एनसीपी, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप नहीं बोलेंगे, हाँ। लेकिन शिवसेना तो तैयार बैठी है कि आप सम्मानजनक प्रस्ताव दें। आप लोग भी कह रहे हैं कि वो हमारी नेचुरल एलाई है। तो दोनों तरफ से जब एक मन की दूरियां कम हैं तो फिर हमने कहा ना, प्रस्ताव देने में महाराष्ट्र क्या के दिक्कत है? विकास के लिए जो भी आएगा सबका स्वागत करेंगे। पार्टी ने एक अधिकृत लाइन ली है। अभी हमारे विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। विधायक दल के नेता का चुनाव होने के बाद सरकार बनाने के लिए पार्टी वहाँ पे अपना प्रस्ताव करेगी और सही समय पे सारे विषय आपके सामने आ जाएंगे। नहीं, विधायक दल का जो भी नेता होगा वो नेता होगा, लेकिन क्या वही मुख्यमंत्री होगा जो विधायक दल का नेता होगा, या शिवसेना अपनी तरफ से कोई शर्त रख देगी तो आप लोग उसके देखिए, हिसाब से वो तो चलेंगे? विषय नहीं है। मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही बन रहा है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बन रहा है। बाकी महाराष्ट्र के संदर्भ में जैसे तो सहयोग किसका लेंगे? मतलब अगर आप जब सरकार बनाने सहयोग जा रहे लेने हैं, का तो विषय- बाकी जो आपके सीटें कम हैं तो उसके लिए किसका सहयोग हाँ, लेंगे? तो आपको अभी आज ही बताने की क्या आवश्यकता है? कल हमारा नेता बनने दीजिए, हमारे पर्यवेक्षक को जाने दीजिए, हमारे विधायक दल की राय को मानकर वो हमारे नेतृत्व का चुनाव करेंगे और सही समय पे सही परिस्थितियों का खुलासा कर दिया जाएगा। इतनी हालांकि जल्दबाजी क्या है? आपके नेताओं की तरफ से ये संकेत मिल रहा है कि निर्दलीय और छोटे दलों के साथ आप लोग सरकार बनाने के लिए मैंने तैयार आपको हैं। प्रारंभ में ही कहा है, जो महाराष्ट्र के सहयोग की बात करेगा उन सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो महाराष्ट्र हमारा में तो काम सभी तो- चाहते हैं कि महाराष्ट्र में विकास हो और सभी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप किसका साथ लेंगे? एनसीपी तो खुल के कह रही है, तो अगर- सबसे पहले आने वाली पार्टी है, तो फिर उसका साथ लेने में क्यों दिक्कत है? साथ मतलब साझेदार बनाने वाला विषय नहीं है, लेकिन अगर कोई विकास में साथ देगा तो मना कैसे करोगे आप? अगर आपको आकर के कोई कहे कि हम आपके इस चैनल के लिए अच्छा इनपुट देना चाहते हैं और बिना शर्त अगर कोई दे, तो इनपुट लेकर के तो सभी लोग काम कर सकते हैं। उसमें आपत्ति क्या है? नहीं, ये आप तो कह रहे हैं कि ना हम स्वागत करेंगे ना हम विरोध करेंगे, तो हो सकता है हम भी ऐसे ही कोई रास्ता निकालें उसके लिए। ऐसी परिस्थिति आए तो आप रास्ता निकालिए, हमने अपना रास्ता निकाल लेकिन रखा है। आपने हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, पर चलिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता कल- को भी लेकर आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? जो ये तो- मुख्यमंत्री है, ये तो मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक को लेकर पार्टी है ना। प्रेफरेंस क्या होगी? लोकतांत्रिक पार्टी है, पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं माननीय राजनाथ जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा कल महाराष्ट्र में जाएंगे और हरियाणा में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय वेंकैया जी और श्री दिनेश शर्मा जी कल हरियाणा जाएंगे विधायक दल के साथ। लेकिन ये चलिए, आप विधायक दल की बात कर रहे हैं, आप पर्यवेक्षकों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके तमाम नेता वहाँ के लोकल अपना अपना दावा क्यों ठोक रहे हैं? फिर अपनी अपनी किया है? तरफ से दावा हो रहा किसके आगे दावा है, किया? लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं। नहीं, बातें तो कुछ भी आए, लेकिन किसके सामने गए हैं?
कोई दिल्ली आया है? किसी ने कोई मुलाकात करी है? किसी ने कुछ नहीं करा है। ये तो मीडिया में चलने वाली खबरें हैं। कल संसदीय दल बैठा, संसदीय दल ने सबसे पहले मतदाताओं का धन्यवाद दिया, सबका अभिनंदन किया। उसके बाद पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी और पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो लंबे समय तक पार्टी के संगठन को चला रहे हैं, वो महाराष्ट्र और हरियाणा जाके सब विषयों का कल तय करने वाले। ये तो लोकतांत्रिक पार्टी आप है। लोग की प्रेफरेंस क्या होगी? आप कह रहे हैं आपने कांग्रेस मुक्ति के लिए ये लड़ाई लड़ी, ये चुनाव लड़ा और आप लोगों ने जीत हासिल की। हरियाणा में आपकी प्रेफरेंस क्या होगी और महाराष्ट्र में आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? प्रेफरेंस माने प्रेफरेंस मतलब आप लोग तवज्जो किसको देंगे, किस तरह के नेता को तवज्जो देंगे? हरियाणा की अगर हम बात करें तो जिन दो इलाकों में सबसे ज्यादा अगर हम फोकस रखें, मान लीजिए ये गुड़गांव का जो एरिया है, राव इंद्रजीत सिंह जी का जो एरिया है, वहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आप लोग आए हैं। तो क्या वहाँ के लोगों की डिमांड है कि राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? तो क्या आप लोग बनाएंगे? जब आप सरकार बनाते हैं तो आप पूरे राज्य की सरकार बनाते हैं। आप एक क्षेत्र की, एक वर्ग की, एक समाज की सरकार नहीं बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो भी व्यक्ति होता है वो किसी क्षेत्र, समाज और वर्ग से बिलोंग तो करता है। लेकिन वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पर्यवेक्षक जो तय करेंगे, उसके अनुरूप निर्णय आ जाएगा। अभी तो क्वेश्चन पेपर ही किसी को नहीं बांटा गया। एक आखिरी सवाल, आप लोग अनुभव को ज्यादा तरजीह देना चाहते हैं या युवा जोश को ज्यादा तरजीह देना चाहते हैं? किस तरह का आप नेतृत्व सोच रहे हैं? कोई एक मानक नहीं होता है, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता है। सब चीज़ों को समन्वित करते हुए, सबको आपस में बांधते हुए, और कोई एक राय से नहीं, सर्वसम्मति की राय से जो तय होगा वो आपके सामने कल आ जाएगा। चलिए, हम इंतजार करेंगे कल तक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। हालांकि संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि जो निर्दलीय हैं या जो छोटे दल हैं, उनके सहयोग से महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह कल विधायक दल के नेताओं की बैठक होने वाली है और तभी वहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम का संभवतः खुलासा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थी आज की पहली खबर। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 214 कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द किए जाने के बाद अब सरकार इस पर अध्यादेश ले आने की तैयारी कर रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अधिकतर ये खदानें उन राज्यों में हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है, देश के पूर्वी क्षेत्र में है, झारखंड में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है सबसे अधिक, कुछ अन्य राज्यों में भी है। लाखों मजदूरों को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण की चिंता की जाएगी। इन कंपनियों के पास जो बैंकों का पैसा अटका हुआ है, वहां आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी पुनः आरंभ होगी और देश का जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, जिसको इस निर्णय से और इस प्रक्रिया से झटका लगा था, वो पुनः 3-4 महीनों में एक बार आरंभ होगा। भविष्य के लिए भी आर्थिक गतिविधियों के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए कॉमर्शियल यूजर माइंस का सरकार नियम बना के उसकी अनुमति देगी। और ये करते वक्त इसको भी देखा जाएगा कि कोल इंडिया के ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी पूर्ण रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएंगी। कोल इंडिया की जितनी आवश्यकता है वो अपने आप में पूरी होगी और कोल इंडिया का ढांचा उसी प्रकार से प्राथमिकता के आधार पर चलता रहेगा। ईंटों के भट्टे हैं, लघु उद्योग हैं, जिन सबको इसकी आवश्यकता है, उन सब के लिए कोयले की इन खदानों का जो प्रयोग होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा और सरकार की इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं होगी। ये सारा केवल ई ऑक्शन के माध्यम से
अगले 3-4 महीनों में संपन्न किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। ये 2005 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार के गलत नीतियों की वजह से जो क्षेत्र ठप हो गया था, अगले 3-4 महीनों में उसे पुनर्जीवित करने का एक प्रयास होगा। तो यूपीए सरकार के दौरान 2005 से लेकर 2014 तक जो कोल ब्लॉक आवंटन किए गए थे, जिसमें तमाम वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि तमाम तरह की खामियां थी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ा था, तमाम और दूसरी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा था। उसे ठीक करने की कोशिश में सरकार कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े अध्यादेश लाने की तैयारी में है और ये भी है कि ई ऑक्शन के जरिए इस 3-4 महीनों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक गतिविधियां, कमर्शियल एक्टिविटी, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोल ब्लॉक आवंटन के सिलसिले में अब सरकार एक अध्यादेश ले आ रही है और इस अध्यादेश के जरिए इन कोयला खदानों का अधिग्रहण सरकार करेगी। आगे की खबर का रुख करते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली दोहरी जीत से बीजेपी की दिल्ली इकाई भी प्रदेश में अब चुनाव कराने की तैयारी में है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने चुनाव होने पर बहुमत मिलने की उम्मीद भी जताई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले से ही चुनाव कराने के हक में रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के शानदार प्रदर्शन से दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। पार्टी का कहना है कि वे चुनावों में जाने के लिए अब तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चुनाव अगर कल कराएंगे तो हम चुनाव में बिल्कुल जाएंगे, हमारी पूरी तैयारी है और बिल्कुल एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम दिल्ली में जीत करके आएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले काफी समय से चुनाव की मांग कर रही है। बीजेपी के रुख में आए बदलाव के बाद दोनों दल उसे चुनाव करा बहुमत हासिल करने की चुनौती दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है वो सच है, अगर ये सच है कि उन्हें जन समर्थन है, अगर उन्हें यकीन है कि भाई पूरे देश में मोदी जी की लहर है, तो चुनाव क्यों नहीं करवा लेते दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि यदि सुनामी है मोदी जी की तो 24 घंटे में विधानसभा भंग और दिल्ली में नए चुनाव कराए जाएं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने 4 सितंबर को राष्ट्रपति को खत लिखकर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने की सिफारिश की थी। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से इस बारे में अब तक कोई जवाब नहीं आया है। पहले लोकसभा और अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के नतीजों के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि इन नतीजों का असर दिल्ली के चुनावों में भी जरूर दिखेगा। तो बीजेपी चुनावों में जाने की भी बात कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को चुनावों में जाने की खुली चुनौती दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो गंभीर अपराधों के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोका जा पाएगा। पीटीआई से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया है कि चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें 5 साल की सजा पाए आपराधिक मामलों में आरोप तय होने पर ही उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के अयोग्य करार देने की बात कही गई है। यानी सिर्फ आरोप तय होने पर चुनाव आयोग चाहता है कि आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। नामांकन में झूठा हलफनामा दायर करने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य करार दिए जाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने भेजा है। कानून मंत्रालय ने हालांकि इस प्रस्ताव को विधि आयोग के पास भेज दिया है, मगर ये प्रस्ताव चुनाव आयोग के कोई नए नहीं है। पहले भी इस तरह की मांग और इस तरह के प्रस्ताव चुनाव आयोग की तरफ से उठते रहे हैं। सीबीआई की विशेष अदालत 2G मामले में धन की हेराफेरी केस में 31 अक्टूबर को आरोप तय करने पर फैसला देगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोई और डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी दयालु अमल और 16 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इनमें 9 कंपनियां शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में सभी 19 आरोपियों पर 200 करोड़ रुपए के फर्जी मनी ट्रांसफर के मामले में उन्हें शामिल होने का आरोप लगाया था। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 5 ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। 2010 के इस मामले में कोर्ट ने 14 अक्टूबर को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। 5 दोषियों को पूर्वोत्तर की रहने वाली पीड़ित के अपहरण और गैंगरेप के मामले में सजा मिली है।
दिल्ली की द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 साल पहले धौला कुआं में हुए गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराए गए 5 आरोपियों को सोमवार को सजा सुना दी। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ अपहरण के लिए सश्रम 7 साल की और डराने धमकाने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज साहब ने इनको गैंगरेप के लिए उम्र कैद की सजा दी है और अबडक्शन के लिए 7 साल जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट है, और गैंगरेप के अंदर भी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो दिया है। द्वारका कोर्ट ने 5 आरोपियों को कॉल सेंटर की 30 साल की कर्मचारी से गैंगरेप के इस मामले में 14 अक्टूबर को दोषी ठहराया था। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से गुजारिश में कहा कि दोषी युवा है और सुनवाई के दौरान वो 4 साल तक मानसिक पीड़ा झेल चुके हैं। हम इस जजमेंट से खुश नहीं है, वी वेलकम, लेकिन हम जजमेंट अदालत का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको हम चुनौती देंगे हाई कोर्ट में। 24 नवंबर 2010 को 5 लोगों ने पूर्वोत्तर की युवती का अपहरण करके उससे गैंगरेप किया था, जब वो ऑफिस से एक दोस्त के साथ घर लौट रही थी। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए अनुसंधान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत बताई है। दिल्ली एम्स के दीक्षांत समारोह में आज उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए कुछ नया करें। प्रधानमंत्री ने छात्रों से अपने दायित्वों के प्रति गंभीर होने की बात भी कही है। एम्स के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों को अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों को इस नजरिए से काम करना चाहिए ताकि मरीज डॉक्टरों पर अपना हक समझ सकें। क्या मैं हर पल अपने जीवन में उस बात को याद करूंगा कि हाँ भाई, मैं सिर्फ डॉक्टर बना हूं, ऐसा नहीं है। ये मेरे सामने आया हुआ हर व्यक्ति किसी न कोई न कोई योगदान दिया है, तब जाकर मैं इस अवस्था को पहुंचा हूं। मुझ पर उसका अधिकार है। नरेंद्र मोदी ने देश में चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में किए जा रहे काम को नाकाफी बताया। उन्होंने बेहतर हालात के लिए डॉक्टरों से सुझाव भी मांगा और हर संभव मदद का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में केस हिस्ट्री के प्रति ज्यादा केंद्रित रहने की सलाह दी। रिसर्च के क्षेत्र में बहुत पीछे है और रिसर्च के क्षेत्र के में यह आवश्यक है कि हम केस हिस्ट्री के प्रति ज्यादा कॉन्शियस बने। हम पेशेंट की हर चीज को बारीकी से लिखते रहे, एनालिसिस करते रहे, 10 पेशेंट को देखते रहे। हो सकता है धीरे धीरे 2-4 साल के आपके इस मेहनत का परिणाम ही आएगा कि आप मानव जात के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत जैसे समारोह में गरीब बस्तियों के होनहार स्कूली छात्रों को विशेष अतिथि बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी वेणुगोपाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी कि वो ओडिशा के तूफान पीड़ित किसानों को जरूरी और जल्द मदद मुहैया कराएं। राहुल गांधी ने आज ओडिशा के तूफान पीड़ित इलाकों का दौरा करके उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने पार्टी की ओर से पीड़ितों को हर मुमकिन मदद दिलाने का भरोसा भी किया। राहुल गांधी ने कोरापुट जिले के जयपुर में किसानों से मुलाकात के बाद कहा कि कांग्रेस संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। राहुल गांधी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित इलाके विशाखापट्टनम का भी दौरा किया था। हम सरकार पर दबाव डालेंगे, उड़ीसा का सरकार का काम है तो उन पर दबाव डालेंगे, मगर हम यहाँ इनके साथ इनके दुख में खड़े होने आए हैं। भारत और चीन के सैन्य मुख्यालय हॉटलाइन से जुड़ेंगे। सीमा पर तनाव को कम करने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीमा पर नई मुलाकात चौकियां भी बनाई जाएंगी। पिछले हफ्ते दिल्ली में दोनों देशों की सीमा मामलों की समिति की बैठक में दोनों ही देशों ने इस नई व्यवस्था पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को नवंबर के महीने में काठमांडू आने के लिए न्योता दिया और काठमांडू में होने वाले 18वें सार्क सम्मेलन में आने का ये न्योता दिया गया है। 2 दिनों के सार्क सम्मेलन 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। नेपाल 12 साल के बाद सार्क सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और अब बात शेयर मार्केट की। दिवाली और धनतेरस को लेकर बाजार में आज खासा उत्साह देखने को मिला।
डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और प्राकृतिक गैस की कीमतों में इजाफे से शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखा गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 321 अंक की मजबूती के साथ 26,430 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 100 अंकों की उछाल के साथ 7,889 के स्तर पर बंद हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।